हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी ट्रिक्स जो टॉपर्स यूज़ करते हैं अपनी आंसर शीट में इंग्लिश एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए। अब देखो, एक मिथ है कि लैंग्वेजेस में ना 100 आउट ऑफ 100 नहीं आती, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ टॉपर जिसके 500 में से 500 ही आती हैं, विच मीन्स कि देयर इज अ पर्सन हु इज गेटिंग 100 मार्क्स इन इंग्लिश एंड डेफिनेटली यू कैन गेट दिस मच मार्क्स। और इसके लिए आपको हाई फाई इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपको आनी चाहिए एक सही आंसर राइटिंग। इससे पहले मैंने साइंस और एसएसटी के लिए वीडियोस बनाई थी कि टॉपर्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं अपने एग्जाम को, आंसर राइटिंग स्किल्स क्या हैं जो आपको सीखनी चाहिए। और कुछ बच्चों ने कहा कि दे नीड दिस काइंड ऑफ वीडियो फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स है ना, जो आप सभी का ही कॉमन सब्जेक्ट होता है। So let's begin with the video. So here are a few things which I want you to know so that you can get maximum marks in your exam. So here we have CBSE's English paper analysis जो हम करेंगे आज, and let us see what we have to study in this. So first thing is which I will tell you is paper presentation, कि आप पेपर को कैसे प्रेजेंट करो, पेपर में कैसे लिखो कि आपका पेपर सुंदर दिखे, टीचर को पेपर देख के फीलिंग आए कि हाँ ये थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा लग रहा है जिसका पेपर इतना अच्छा लिखा गया है। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें करेंगे दैट इज़ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी कि जो आपको एक आंसर लिखते वक्त जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है अपने आंसर को, राइट। सो लेट्स बिगिन विद पेपर प्रेजेंटेशन फर्स्ट। सो सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो पेपर है ना वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, विच सिंपली मीन्स कि होच पोच नहीं करनी है पूरे एग्जाम में। ऐसा ना हो कि सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं फिर सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन कर रहे हो। डोंट डू दिस। ऐसा कहते हैं कि आप चाहे पेपर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, चाहे लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, कहीं से भी करो, इट डजेंट मैटर, बट आई फील इट डज। आज तक मैंने जितने एग्जाम्स दिए हैं आई हैव ऑलवेज फॉलोड अ सीक्वेंस व्हाइल अटेम्प्टिंग माय एग्जाम्स, क्योंकि जब टीचर इतनी सारी कॉपीज चेक कर रहे हैं ना, तो अगर उनके पास एक ऐसी नोटबुक आ जाए विच इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, तो उनका उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा जो उनका बाकी कॉपीज को देख के था। सो दे विल फील रिलैक्स्ड, उन्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा आंसर लिखा है। सो डेफिनेटली दे विल बी विलिंग टू गिव यू मोर मार्क्स बिकॉज यू गेव देम एन एडवांटेज टू सेव देयर टाइम। ठीक है। सो अगर हम इसमें देखें तो ये टॉपर की आंसर शीट है। अब इसमें ना अ फ्यू थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू। अब ये हमारा इंग्लिश का एग्जाम है, मीन्स इट इज लैंग्वेज एग्जाम, ठीक है। अब इसमें लेंथ डजेंट मैटर दैट मच। इसमें इसमें ये चीज़ तो ऑफ कोर्स मैटर करती है कि जो आपसे पूछा गया है आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपको आर्टिकल्स लिखने को बोला है, लेटर बोला है, तो उसमें आप कंटेंट में क्या लिख रहे हो। अगर आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आर दे रेलिवेंट टू द स्टोरी और पोएम विच दे आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें थोड़ी सी आपको ना ध्यान रखना होता है, जैसे कि एक चीज़ आती है राइटिंग। हाउ डू यू मतलब आपकी राइटिंग कैसी है। आपकी राइटिंग साफ सुथरी होना तो आपके पास एक एडवांटेज होगी, बिकॉज ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे उन्होंने आपके फैक्चुअल पॉइंट्स चेक नहीं करने, यहाँ उन्होंने आपकी एज सच जैसे साइंस और एसएसटी में हो रहा है आपकी नॉलेज इतनी चेक नहीं करनी। दे वांट टू चेक योर ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। सो अगर आप अच्छी राइटिंग में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एडवांटेज आई वुड से। तो अगर अभी से आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो ट्राई टू इम्प्रूव दैट बिफोर योर एग्जाम। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो दीज आर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस फ्रॉम द पैराग्राफ, जो रीडिंग पैसेज आता है आपको, राइट। सो इस चीज़ में आपको क्या देखना है कि देयर आर अ लाइन डिफरेंस और लाइन गैप गिवन आफ्टर एवरी क्वेश्चन। ये मैंने हर वीडियो में डिस्कस किया है, बिकॉज इस चीज़ से ना आपका पेपर साफ दिखता है, मतलब कि आप टीचर के लिए इजी है फिगर आउट करना कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। सो डू दिस इन एवरी सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ भी है ना, तो वहाँ पे भी व्हेन यू आर डन विद वन क्वेश्चन ट्राई टू गिव अ स्पेस बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। आगे अगर हम देखें ना, सी दिस। अब यहाँ पे एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं आपको, है ना, ओमिशन वाले भी होते थे हमें। तो अब इसमें कितने अच्छे से उसने लिखा है कि दिस इज द एरर एंड दिस इज द करेक्शन। ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आपको किस तरह से उस चीज़ को प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको एज सच दिखाना नहीं पड़ा वेयर इज द एरर। आपने जस्ट एरर लिखा और उसकी करेक्शन लिखी। दिस इज सो क्लियरली विजिबल टू द टीचर दैट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सी इन योर आंसर एंड दे हैव गॉट दिस। ठीक है। ये चीज़ें आपको सीखनी है। नाउ सेक्शन बी देखो सेपरेटेडली लिखा है और उसको हाईलाइट भी किया गया है। नाउ दिस इज द वे हाउ यू मेक योर पेपर लुक better, which appears better, which is appealing to the teacher कि इसको चेक करना easy है, and this is a student who at least knows how to attempt the paper.
अब आगे अगर हम देखें, ओके हमारी आंसर राइटिंग आ गई। अब इसमें ना फ्यू थिंग्स हैं, फ्यू टिप्स हैं वुड से, या फिर ट्रिक्स कह लो, कि जो आपको ध्यान में रखनी है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये वीडियो ना आपको तब नहीं देखनी जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके जब फरवरी मार्च में एग्जाम्स होते हैं तब नहीं देखनी। ये वीडियो अभी मैं अप्रैल में इसलिए बना रही हूँ बिकॉज इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ योर सेशन। अभी हमारे पास पूरा 1 साल है। अगर आप अभी से इन चीज़ों को समझ लो, सीख लो और इनको अप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। आप इनको अपनी जब आपके टेस्ट हो रहे हैं, जब आपके स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं, उन सब में इन टिप्स को आप अप्लाई करो। आप आंसर राइटिंग को अप्लाई करना शुरू करो, प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू करो, अपने आंसर्स में लिखना शुरू करो इस तरीके से। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी ना, सो एट द फाइनल, ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम्स आपको वो चीज़ें सोचनी नहीं पड़ेंगी कि यार आंसर में मैं क्या चीज़ करूँ कि मेरा आंसर अच्छा लगे, बिकॉज यू विल बी यूज्ड टू विद दिस, you will be used to with that habit of writing answer in such a way कि आपका आंसर अपीलिंग लगे टीचर को, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू मेक श्योर कि आपके आंसर में होनी ही चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज वर्ड लिमिट। अब देखो, वर्ड लिमिट की बात मैंने एसएसटी के एग्जाम में नहीं की, राइट, बिकॉज एसएसटी में अगर आप लेंथी आंसर्स लिखोगे ना तो टीचर विल बी इम्प्रेस्ड एंड दे विल बी विलिंग टू गिव यू मोर मार्क्स। साइंस में क्या है कि वहाँ पे आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। वहाँ पे हमने बात की थी कि पॉइंटर फॉर्मेट में लिखो ताकि आपके जो भी फैक्ट्स हैं वो क्लियरली टीचर को दिख जाएं। अब इंग्लिश के एग्जाम में व्हाट आई वांट टू टेल यू इज स्टिक टू द वर्ड लिमिट, स्टिक टू द वर्ड लिमिट, बिकॉज यहाँ पे टीचर को बहुत लेंदी आंसर्स नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको एक वर्ड लिमिट हर चीज़ की दी जाती है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा गया होगा कि 40 to 50 वर्ड्स, है ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ लिखा जाता है 100 to 150 और वट एवर। आपको इस चीज़ को स्टिक करके रहना है। अब ये भी नहीं है कि आपको 40 वर्ड्स ही कंप्लीट करने हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, बट यू डोंट हैव टू राइट लेंदी आंसर्स। इंग्लिश में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे आपके मार्क्स कटने हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में, स्पेलिंग मिस्टेक्स में, राइट। इसमें क्या हो सकता है कि आप टेंसेस में गड़बड़ी कर दो, है ना, ऐसी मिस्टेक्स करने के चांसेस हैं। तो अगर आप ज़्यादा आंसर्स लिखोगे, मतलब लेंदी आंसर्स लिखोगे, तो वहाँ पे योर चांसेस ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स इंक्रीजेज। और मार्क्स कैसे कटते हैं, जितना मुझे लगता है कि 3 मिस्टेक्स का कुछ हाफ मार्क्स होता है, ऐसा कुछ होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का, जो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप कम से कम मिस्टेक्स करो, और उसका बिल्कुल इजी मेथड यही है कि स्टिक टू द वर्ड लिमिट। ज़्यादा लेंथी आंसर्स मत लिखो, बस आपकी जितनी वर्ड लिमिट है ना उसमें कोशिश करो कि आप जो भी बताना चाहते हो, जो भी आपका आंसर है, आप उसको लिख सको, ठीक है। अब इसमें मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिया है जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। सो यहाँ पे अगर आप देखो कि फर्स्ट थिंग राइटिंग वेरी नाइस, सेकंड थिंग उसने ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है, एक पेज ये है और उसके बाद दिस इज द पार्ट ऑफ नेक्स्ट पेज, ना दिस मच इज रिक्वायर्ड। अब इस बच्चे को फुल मार्क्स मिले ऑफ कोर्स। अब इसमें कंटेंट अच्छा होगा, दैट इज ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच मैटर्स, कंटेंट तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। उसके बाद ना एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, इंग्लिश एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी बहुत हाई फाई इंग्लिश है, अगर आप बड़ी एडवांस इंग्लिश बोल रहे हो ना, अगर आपकी वोकेबुलरी बड़ी अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल इंग्लिश है कि आप अपने आंसर्स मतलब रिप्रेजेंट कर पा रहे हो व्हाट यू वांट टू टेल इन योर आंसर्स, दैट मच इंग्लिश इज नीडेड इन योर इंग्लिश एग्जाम, इन योर CBSE एग्जाम बेसिकली। तो वहाँ पे आपको बस अपना आंसर बताना आना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द वर्ड लिमिट। अब देखो ये एक शॉर्ट आंसर है ना, ये आई गेस वो क्वेश्चन है जिसको हम 40 to 50 वर्ड्स में लिखते हैं, राइट। अब इसको स्टूडेंट ने हाफ पेज में कंप्लीट किया एंड दे हैव गॉट द मार्क्स, राइट। तो आपको यू डोंट हैव टू राइट लेंथी आंसर्स। नेक्स्ट थिंग इज स्टेप मार्किंग। नाउ व्हाई आई हैव टेकन दिस पॉइंट, आई वांटेड टू शो यू कि जैसे एक लेटर है ना, इसमें ना स्टेप मार्किंग होती है, इसमें आपने फॉर्मेट सही लिखा है कि नहीं, उस चीज़ के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। सो फॉर्मेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इंग्लिश राइटिंग सेक्शन, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपके पास नोटिस है, आर्टिकल्स हैं, लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस है, जो भी है आपके सिलेबस में, आपको उसका एक सही फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैंने ये इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज आई गॉट अ प्रूफ हियर। सी 1 mark here, another mark here and another one is here and then here. This is the proof कि टीचर ने इस चीज़ को वैसे ही चेक किया है कि क्या आपने एड्रेस वाला पार्ट सही लिखा है, फिर आपने जो बॉडी है वो सही लिखी है, देन यू हैव रिटन द
कंक्लूडिंग पार्ट। अब लेटर जैसी चीज़ों में ना स्टेप मार्किंग होती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए, फॉर्मेट में गलती नहीं करनी, वहाँ पे हमारे फालतू के मार्क्स चले जाएंगे नहीं तो। ठीक है, नेक्स्ट इज पोइट्स एंड ऑथर्स। देखो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स। इवन इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज आई हैड इंग्लिश सब्जेक्ट, हम भी करनी होती है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, तो इंग्लिश में ना हमें भी था ये थोड़ा पोइट्स ऑथर्स वाला सिस्टम। तो अगर आपकी किसी भी पोइम में से कोई क्वेश्चन आ रहा है, किसी भी स्टोरी में से कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें, द ओपनिंग लाइन ऑफ योर क्वेश्चन शुड बी टेलिंग हु इज द ऑथर और पोइट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज इससे ना मतलब आंसर अच्छा लगता है, मुझसे आंसर अच्छा लगता है और एक इंप्रेशन जाता है कि यस यू हैव द नॉलेज अबाउट दैट चैप्टर एज वेल। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो हेयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ पोइम जिसकी स्टार्टिंग इसने की है, द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज इन अ पर्टिकुलर ग्लूमी। नाउ सी, यहाँ पे उसने इन दिस इज द वे टू टेल दैट शी नोज द नेम ऑफ द पोइट। हाउ आई यूज टू राइट इज दैट द स्टोरी द पोइम द रोड नॉट टेकन इज रिटन बाय दिस पोइट। ठीक है, एक ये तरीका होता है और दूसरा होता है विच दिस स्टूडेंट हैज यूज्ड, पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज इन अ पर्टिकुलर ग्लूमी मूड एज ही वॉक थ्रू व्हाटएवर। ठीक है, तो दिस इज अ वे टू स्टार्ट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, द पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ विटी एंड ह्यूमरस पोइम बाय कैरोलिन वेल्स। नाउ इट्स अ वे हाउ यू स्टार्ट योर आंसर एंड इट डज मैटर, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। जब भी आप आंसर्स देखो, पहली बात तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है ना, तो जैसे जैसे आपके टेस्ट होंगे ना, पोइट्स के नेम याद करो, ऑथर्स के नेम याद करना स्टार्ट करो। जब वो आपको याद हो गए ना, फिर जब आप आंसर स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट टेक 2 क्विक सेकेंड्स टू थिंक कि आप किस तरह से इस आंसर में ये लिख सकते हो कि दिस स्टोरी और पोएम इज रिटन बाय दिस ऑथर। ठीक है, ठीक है, अगर तो आपको ऐसा कुछ पता है, लाइक दिस इज द वेरी नाइस वे टू राइट की विटी एंड ह्यूमरस पोएम बाय दिस पोइट। नाउ दिस इज अ वेरी नाइस वे। और अगर आपको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो सिंपली लिख दो द पोइम name of the poem is written by this poet, in this poem poet has conveyed a message। ऐसे आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे बट दिस वर्क्स एज वेल। और अगर आप ये चीज़ सीख लो, ये कैसे आती है, ये आपको जब आप क्वेश्चंस देखते हो ना, जो आपको रेफरेंस बुक्स टाइप्स कुछ तो मिलता था हमें भी इंग्लिश में, जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस दिए जाते थे ना, उन क्वेश्चंस में होते हैं कि व्हाट इज समरी ऑफ दिस पोइम और स्टोरी, तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी जाती है कि दिस स्टोरी इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज ऑथर हु हैज एक्सप्लेन्ड इट इन दिस वे। तो वहां से आप ये चीज सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्टोरी अ नेकलेस बाय गायदी मुपासा। नाउ दिस इज अ वे हाउ शी हैज स्टार्टेड द आंसर्स, और ये तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। आई एम टेलिंग यू दिस यू हैव टू डू इन योर 10th, इन योर +1, इन योर +2 एज वेल। ठीक है, इन योर 9th एज वेल। मतलब जब से भी आप आंसर्स अपने आप बनाने शुरू करोगे ना, सो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट योर आंसर्स। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कोट्स। अब इंग्लिश में ना कोट्स यूज करना इज वेरी हेल्पफुल। मतलब अगर आपकी कोई पोइम है, उसके रिलेटेड कोई कोट है आपके पास, कोई सेइंग है, आप उसको ऐड कर सकते हो, इट विल एनहांस योर आंसर। आप एसेज लिखते हो, ऐसे नहीं आर्टिकल्स होते हैं ना, आप आर्टिकल लिखते हो, तो उस टॉपिक के अराउंड अगर आपके दिमाग में कोई भी कोट है, या फिर अगर आप खुद कुछ बना सकते हो, समथिंग मोटिवेशनल और समथिंग विच रिलेट्स टू एवरीवन, तो आपको वो बनाना चाहिए, वो आपको लिखना चाहिए आंसर में। अब यहाँ पे अमांडा जो हमारी पोइम थी है ना, उस पे एक आंसर है, और जिसकी एंडिंग में ना स्टूडेंट ने लिखा है, life without liberty is like a body without spirit। Now it concludes your answer and it gives a good remark to the teacher as well। Next thing is highlighting। highlighting हमने SST में बात की थी, साइंस में बात की थी, इंग्लिश में भी it is very important, क्योंकि आपको ना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें एक चीज़ होती है जो आंसर में होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है कि आप उसको एक्सप्लेन जरूर करोगे, लेकिन अगर आपने वो वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक चीज़ को लिखा है ना, जो आंसर में डिमांड है, तो उसको हाईलाइट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आंसर राइटिंग। दिस स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चन देखे ना, आप कोई भी देख लो, आपने ये अमांडा वाला क्वेश्चन देखा, नेकलेस स्टोरी से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सेप्ट लेटर, लेटर में ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, दैट इज वहाँ पे फॉर्मेट मैटर करता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जैसे ना हमने वो आर्टिकल देखा था है ना, ई लर्निंग एंड क्लासरूम लर्निंग। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उस चीज़ को स्टूडेंट ने हाईलाइट किया है। हाईलाइटिंग मैटर्स अ लॉट। जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आपके आंसर में, जो आपने किसी भी पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं आप किसी पॉइंट पे, उसको हाईलाइट करो। दिस इज अ वे जिससे आपके टीचर की पहली नज़र उस चीज़ पे जाएगी। द स्टोरी अ नेकलेस, ठीक है, इसमें इवल्स ऑफ वेनिटी, वाटर शेड मूवमेंट। अब दीज आर द पॉइंट्स विच यू नो
make the teacher realize कि yes, this is what the answer demanded and that is what you have included in your answer. सो दैट्स इट फॉर इंग्लिश. आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या टिप्स हैं कि आपको ये चीज़ें ना आंसर राइटिंग में यूज़ करनी है. आई एम अगेन सेइंग यू कि इसको एंड के लिए सेव मत करना कि मैं जब मेरे बोर्ड एग्जाम होंगे तब मैं ये सीखूंगा. अभी से आपके जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी एग्जाम्स होंगे, आपके प्री बोर्ड्स होंगे, आपको उन सब चीज़ों में ना, उन सब एग्जाम्स में, टेस्ट में, इनको धीरे धीरे से अप्लाई करना शुरू करो. जब आप एक आंसर लिख रहे हो तो आंसर लिखते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखो कि मुझे स्टार्ट करना है विद द नेम ऑफ द ऑथर और विद नेम ऑफ द पोइट. जब आपका पेपर खत्म हो गया, आपके पास 10-15 मिनट्स बचे हैं, 5 मिनट्स भी बचे हैं ना, तो जल्दी जल्दी से एक हाईलाइटिंग वाला काम कर लो. आपके जितने आंसर्स हैं ना उसमें आपको पता है दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, तो आप उसको जल्दी जल्दी से अंडरलाइन कर दो. ठीक है, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी. ये ऐसा नहीं है कि एक पेपर से एक दिन पहले देखोगे और पेपर में कर पाओगे, नहीं, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं. तो आप प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की. अब कोट्स लिखने का है, कोट्स पढ़ना शुरू करो. स्टार्ट रीडिंग बुक्स. यू विल गेट सो मेनी न्यू थिंग्स टू इंक्लूड इन योर आंसर्स. ठीक है, यू शुड प्रैक्टिस दिस थिंग्स मोर एंड मोर, और आपकी आंसर राइटिंग इतनी अच्छे से इंप्रूव होगी ना. आई एम टेलिंग यू कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के बाद यहाँ पे आके कमेंट करोगे कि दोस ट्रिक्स एक्चुअली हेल्प अस गेन मोर मार्क्स, अगर आप इनको यूज़ करना स्टार्ट करो. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. लाइक करना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बिकॉज देर आर मोर वीडियोज कमिंग फॉर यू गाइज, especially for the students who are in board class, to help them enhance their marks, to help them grow much more. That's it for today. See you in the next video.